ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस हम डिस्कस करेंगे। तो इम्पोर्टेंट यूनिट है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में जनरली हम तीन पार्ट्स में इसे स्टडी करते हैं। फर्स्ट पार्ट तो हमारा थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन होगा, सेकंड पार्ट टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, और थर्ड पार्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, ये तीन पार्ट होंगे। अब ये आप सिलेबस में देख लेना किस तरह से यूनिट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। हो सकता है ये एक ही यूनिट में हो तीनों पार्ट, या हो सकता है दो यूनिट में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन हम डिस्कस करेंगे, देन टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, देन टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस, अगर हम नेम की बात करें, इसके नोमेनक्लेचर की बात करें, तो क्या इसका मीनिंग निकलता है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो जनरली जब भी अगर आप डिक्शनरी की बात करते हो, तो डिक्शनरी में अगर आप देखोगे इन्फेरेंस का मीनिंग, तो ये आपको मिलेगा कंक्लूजन बेस्ड अपॉन सम फैक्ट्स। ठीक है, इन्फेरेंस is synonym to conclusion, but there is a difference between inference and conclusion is that inference is conclusion based upon some facts। ठीक है, अब जब फैक्ट्स की बात हो रही है, तो फैक्ट्स में अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें, तो ये हमारे लिए क्या है, इंफॉर्मेशन है ना। फैक्ट्स हमारे लिए इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन को हम स्टैटिस्टिकली या कलेक्टिवली हम डेटा कहते हैं। तो इन्फेरेंस का मीनिंग ये भी हो सकता है कि कंक्लूजन बेस्ड अपॉन डेटा, और कंक्लूजन बेस्ड अपॉन एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या हो जाएगा भाई, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में जब हम कंक्लूजन बेस्ड अपॉन सम फैक्ट्स या कंक्लूजन बेस्ड अपॉन डेटा कह रहे हैं, तो जो एनालिसिस यहाँ पर होगी, ये स्टैटिस्टिकल डेटा की एनालिसिस होगी। और स्टैटिस्टिकल डेटा क्या होता है, ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था। ऐसा डेटा जिसकी जो क्या है, एनालिसिस के लिए अवेलेबल है, जो कैपेबल है, जिसकी एनालिसिस की जा सकती है। ठीक है, एक तो सिंपल डेटा है, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो न्यूज़पेपर में जैसे फर्स्ट पेज पे आता है भाई आज इतने केस आए, कोरोना कोविड की बात की जाए तो कोविड-19 के एक्टिव केस इतने हैं, या कोविड-19 के टोटल न्यू केस इतने डायग्नोस हुए। ठीक है, तो ये सिंपल डेटा है। वहीं अगर इसी डेटा में क्या हो जाए भाई, एक कंपैरिजन दे दिया जाए कि भाई आज के डेटा, आज जो एक्टिव केस हैं वो कल से 10% कम है, या परसों से 20% कम है। ठीक है, तो इस तरह का डेटा जहाँ पर कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स हमें मिल रहे हैं, वो डेटा हमारा स्टैटिस्टिकल डेटा होगा। तो भाई स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या है, स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हम क्या करेंगे, डेटा की एनालिसिस करेंगे और उस पे बेस्ड कंक्लूजन देंगे। तो इतना तो क्लियर हो गया। अब कंक्लूजन की बात हो रही है, तो हम कह रहे हैं भाई कंक्लूजन हम कर रहे हैं किसके बेसिस पे कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये कंक्लूजन होगा किसके लिए, ये रिजल्ट होगा किसके लिए, किसकी बात होगी यहाँ पर, किसके रेफरेंस में हम कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो जब ये बात आती है, तो हम कहते हैं भाई हमारे पास क्या है, कोई पॉपुलेशन है। ठीक है, अब ये पॉपुलेशन क्या होती है, और क्या हम इस पे बेस्ड, पॉपुलेशन पे बेस्ड क्या कंक्लूजन हम देने जा रहे हैं, इसे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन की बात की जाए, तो ये टर्मिनोलॉजीज में भी आप देखते हो, जब आप टर्मिनोलॉजी डिफाइन करते हो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में, या सैम्पलिंग टेक्निक्स जब आप डिस्कस करोगे अभी आगे, तो सैम्पलिंग टेक्निक्स में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे पॉपुलेशन क्या होती है, या सैंपल क्या होता है ना, और सैम्पलिंग टेक्निक्स क्या होती हैं। ठीक है, तो इतना डिटेल में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल जिससे हमें समझ में आ जाए वो हम कोशिश करेंगे। तो पॉपुलेशन क्या है, जैसे अभी तक आपने देखा था भाई, जब मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे थे, तो मैथमेटिक्स में हम एक टर्म लेके चल रहे थे, सेट। ठीक है, सेट हमने डिफाइन किया था, सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का कलेक्शन, वो कलेक्टिवली हमने कहा भाई क्या है हमारे लिए, एक सेट है। ठीक है,
इसी सेट को जब आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आए, तो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में आपने इस सेट को सैंपल स्पेस कहा। सैंपल स्पेस था सेट, सैंपल स्पेस इज ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स या कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स कलेक्टिवली नोन एज सैंपल स्पेस। ठीक है, दिस सैंपल स्पेस इज एनालॉगस टू द सेट इन मैथमेटिक्स। जो सेट हमने डिफाइन किया था मैथमेटिक्स में, विच इज डिफाइंड एज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, is our sample space in probability theory and is defined as the collection of all possible events। ठीक है, तो इसी अब ये तो हम बात कर रहे थे भाई, ये क्या था, मैथ्स की बात थी। ये तो मैथमेटिकल थ्योरी में हम इसे सेट कह लेते हैं। और हम थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा जो हमारा सब्जेक्ट है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, इस पे आए, तो इसी को हमने ये सैंपल स्पेस कहा। अब जब हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मींस जहां पर डेटा को क्या किया जाएगा, डिस्क्राइब किया जाएगा। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में ये सैंपल स्पेस हमारा होता है पॉपुलेशन। द सैंपल स्पेस इज नोन एज पॉपुलेशन। तो अब यहाँ पर पॉपुलेशन में सेट में हमने कहा भाई कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स, सैंपल स्पेस में कहा कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स। तो पॉपुलेशन में हो जाएगा कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, तो कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई भी फिनोमेना है जिसे हमने डिस्क्राइब करना है, तो वो डिस्क्राइब किसके सेंस में होगा, यूनिट्स के सेंस में होगा। तो कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स या एग्रीगेट यूनिट्स हम कहें, सेट ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स इज नोन एज पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन सिंपली क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। ये क्लियर है। अब एग्जांपल्स में जैसे हम बात करें, सपोज हम फॉरेस्ट की ही बात कर लें, कोई फॉरेस्ट है हमारे पास, फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो उस फॉरेस्ट एरिया में टोटल टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज हमारा क्या होगा, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज हो जाएगा। ये हम कहेंगे भाई ये क्या है, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज है। ठीक है, इसी तरह से कॉलेज की बात कर लें या स्कूल की बात कर लें, तो स्कूल में हम बात करें भाई टोटल नंबर ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट्स कह लें, है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा। तो अब स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन हमारा लिविंग थिंग्स के लिए भी होगा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होगा। कलेक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स और कलेक्शन ऑफ ऑल नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये दो तरह की पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग्स एंड पॉपुलेशन ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, इस तरह से भी हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो पॉपुलेशन तो सबके समझ में आता है। अब पॉपुलेशन में जब हम बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रीज या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या होंगे, यूनिट्स होंगी। ठीक है, यूनिट्स की क्वांटिटी होंगी कि कितनी यूनिट हैं। तो ये टर्म हमारी कहलाती है पॉपुलेशन साइज। ये टर्म हमारा कहलाएगा पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन साइज इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ यूनिट्स इन ए पॉपुलेशन। तो अगर हम पॉपुलेशन को डिफाइन करें, तो पॉपुलेशन हुआ हमारा कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स और ऑल यूनिट्स। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एग्रीगेट यूनिट्स। देन इस पे हम बात करते हैं पॉपुलेशन साइज की। तो पॉपुलेशन साइज हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स इन दी पॉपुलेशन। ठीक है, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। और तो पॉपुलेशन साइज तो क्लियर है, नंबर ऑफ यूनिट्स इन द पॉपुलेशन। जैसे मैं कहता हूँ भाई किसी कॉलेज में टोटल 2000 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, तो उस कॉलेज में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन 2000 हो जाएगी और उसका जो पॉपुलेशन साइज है एन, वो 2000 यूनिट्स का होगा। इसी तरह से फॉरेस्ट में नंबर ऑफ ट्रीज हैं, सपोज 10,000 ट्रीज हैं, तो पॉपुलेशन साइज क्या हो जाएगा फॉरेस्ट में ट्रीज का पॉपुलेशन साइज होगा एन इक्वल टू 10,000 यूनिट्स। ठीक है,
तो पॉपुलेशन साइज क्लियर है। अब पॉपुलेशन साइज क्या हो सकता है, पॉपुलेशन साइज फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट हो सकता है। अगर पॉपुलेशन साइज हमारा फाइनाइट है तो हम कहेंगे हमारी पॉपुलेशन क्या है, फाइनाइट पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन साइज अगर इनफाइनाइट है तो हम कहेंगे हमारा पॉपुलेशन क्या है, इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। ठीक है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये है पैरामीटर। ठीक है। तो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर को डिफाइन करें तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स आप स्टडी करने जा रहे हो, या जो भी एट्रीब्यूट है, जो भी क्वालिटी है ना पॉपुलेशन के रिगार्डिंग, वो क्या है, उसका पैरामीटर है। ठीक है। अब स्टैटिस्टिकली बात करें तो स्टैटिस्टिकली जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे हमने कहा भाई मीन है, पॉपुलेशन में मीन है, जैसे स्टूडेंट हमने कंसिडर किए तो स्टूडेंट्स की हाइट का डेटा है मेरे पास, तो 2000 स्टूडेंट्स की हाइट के ऑब्जर्वेशंस होंगे। ठीक है। तो उन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड अरिथमेटिक मीन हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मीन क्या हो गया, एक करेक्टरिस्टिक हो गई। इसी तरह से वेरिएंस एक करेक्टरिस्टिक हो सकती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एक करेक्टरिस्टिक हो सकता है ना। तो ये मीन वेरिएंस ये क्या है, पैरामीटर हैं पॉपुलेशन के। तो ये तो बहुत बेसिक टर्म हो गई, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज एंड पैरामीटर। ठीक है। हम बात कर रहे थे स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस की। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में हमने डिफाइन किया भाई कंक्लूजन बेस्ड अपॉन सम फैक्ट्स और कंक्लूजन बेस्ड अपॉन द एनालिसिस ऑफ डेटा। तो कंक्लूजन किसके लिए हम दे रहे हैं, जो रिजल्ट हम डेवलप कर रहे हैं वो रिजल्ट किसके लिए डेवलप होंगे। तो हम कहेंगे भाई सपोज हमारे पास क्या है, एन यूनिट की कोई पॉपुलेशन है, तो इसके लिए हमें क्या करने हैं, कंक्लूजन्स ड्राइव करने हैं, रिजल्ट्स ड्राइव करने हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हमें डिस्क्राइब करनी है। ठीक है। तो इस पॉपुलेशन की करेक्टरिस्टिक कैसे डिस्क्राइब होगी, तो अब यहाँ पर क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे लिए। हम पॉपुलेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, अगर हम कहें भाई ये एन यूनिट की पॉपुलेशन है और इसकी स्टडी हमें करनी है, तो हमारे पास क्या है, लिमिटेशंस हैं। क्या क्या लिमिटेशंस होंगी यहाँ पर आप बता सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ स्टडीइंग द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की स्टडी करने में क्या क्या लिमिटेशंस होंगी। टाइम कंज्यूमिंग होगा, कॉस्ट, हाँ कॉस्ट के टर्म्स में देखा जाए तो कॉस्ट ज़्यादा होगी। और कोई लिमिटेशन, और कोई लिमिटेशन है। प्रिसीजन एक्यूरेसी। प्रिसीजन एक्यूरेसी और लेबर। पॉपुलेशन इज इनफाइनाइट, गुड। तो जैसे लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशन में क्या होगा भाई, एक तो टाइम की लिमिटेशन है ना। दूसरा लेबर है, मेहनत ज़्यादा लगेगी, है ना। तीसरा कॉस्ट ज़्यादा लग सकती है। तो ये तीन फैक्टर तो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। ठीक। इसके साथ आप कह रहे हो भाई पॉपुलेशन अगर क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो उस केस में भी हम पॉपुलेशन स्टडी प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है। और कोई रीज़न हो सकता है, और कोई कारण, इसके अलावा कोई रीज़न हो। पॉपुलेशन की स्टडी करने जा रहे हैं, हमारे पॉपुलेशन में सपोज क्या है, 10,000 यूनिट्स हैं। तो 10,000 यूनिट्स की स्टडी करनी है, सपोज हमारे पास क्या है, 10,000 ट्रीज की पॉपुलेशन है, और हमें क्या करना है, हर ट्री का लेंथ, ट्री की सरकमफेरेंस, ये हमें मीज़र करनी है, ये मेजरमेंट्स करने हैं। और इसके बेसिस पे हमने बताना है कि ऑन एन एवरेज फॉरेस्ट में ट्रीज की सरकमफेरेंस क्या है और ट्रीज की लेंथ क्या है। जैसे ये सैंडलवुड हमने ले लिया या कोई भी ट्री हमने ले लिया, है ना, उसकी करेक्टरिस्टिक्स को हमने क्या करना है, डिस्क्राइब करना है।
तो जब हम सारे ट्रीज को ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये लिमिटेशंस हमारे पास होंगी, टाइम की लिमिटेशन होगी, लेबर की लिमिटेशन होगी, कॉस्ट हमारे पास लिमिटेड होगी, और अगर पॉपुलेशन, इन केस अगर कोई दूसरा एग्जांपल हो जहाँ पर पॉपुलेशन इनफाइनाइट हो, तो वहाँ पर भी क्या होती है, एक लिमिटेशन होती है। ठीक है, तो इसके साथ एक और लिमिटेशन होती है जब हमारी पॉपुलेशन क्या हो, डिस्ट्रक्टिव हो। पॉपुलेशन अगर डिस्ट्रक्टिव है, पॉपुलेशन डिस्ट्रक्टिव मींस जब यूनिट्स को आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशंस में वो यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिट्स जब ऑब्जर्वेशंस में डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो भी आप क्या करोगे, पॉपुलेशन को एनालाइज नहीं करोगे। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ, आपने घर पे खाना बनाया, ठीक है, एक कुकर में आपने सपोज चावल बनाए हैं, राइस बनाए हैं, तो आपने चेक करना है कि वो राइस अच्छे से पके हैं या नहीं पके हैं। ठीक है, तो क्या करते हो चेक करने के लिए, पूरे चावल तो नहीं खाते हो ना, सिंपल सा एक चम्मच में चावल ले लोगे या उंगली पे थोड़ा चावल लेके देख लोगे कि वो सही से पका है या नहीं पका है। क्यों नहीं कर रहे हैं पूरे पॉपुलेशन को ऑब्जर्व, क्योंकि उस केस में क्या है, पॉपुलेशन हमारी डिस्ट्रक्टिव है। हम जब पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करने जा रहे हैं तो यूनिट हमारी क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो एक लिमिट ये भी है कि भाई पॉपुलेशन क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन के केस में भी हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन को ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब कैसे हम पॉपुलेशन की स्टडी करें जब हमारे पास ये लिमिटेशंस हैं। ठीक, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन में से पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हमने कंसिडर किया, ये पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हमारा कहलाता है सैंपल। जैसे हम अब फिर से बात वही आती है भाई, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मैथ्स में हम कह रहे थे सेट एंड सबसेट, और प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हमने कहा सैंपल स्पेस एंड इवेंट्स। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में बात हो गई भाई पॉपुलेशन एंड पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो पार्ट ऑफ पॉपुलेशन को हमने क्या कहा, सैंपल कहा। तो स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस क्या है, ऐसी स्टडी है जिसमें हम क्या करेंगे, सैंपल की एनालिसिस करेंगे। ठीक है, सैंपल की एनालिसिस में जो भी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है वो इस सैंपल पे अप्लाई की जाएगी। ठीक है, तो सैंपल की एनालिसिस हमने की, कुछ रिजल्ट्स हमें मिले, इन रिजल्ट्स के बेसिस पे हमने एक जनरलाइज स्टेटमेंट दे दिया, जनरलाइज स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी पॉपुलेशन। तो ये स्टडी हमारी कहलाई स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि तीन तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो सकती हैं, तीन तरह के स्टेप्स होंगे। फर्स्ट स्टेप में तो हुआ हमारा भाई, हमने क्या किया, सैम्पलिंग किया। इस पॉपुलेशन से हमने क्या करना है, एक सैंपल सेलेक्ट करना है, और सैंपल इस तरह से सेलेक्ट करना है कि ये सैंपल हमारा क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल हो। ऐसा नहीं कि आपने सैंपल ले लिया और वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना करे। ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। सैम्पलिंग टेक्निक्स में जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग है, या और भी प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैम्पलिंग होती है ना, बहुत तरह की सैम्पलिंग्स हैं। ठीक, तो सैम्पलिंग टेक्निक के बेसिस पे हम इंश्योर करते हैं कि जो भी पार्ट ऑफ पॉपुलेशन हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं, यानी सैंपल हम कंसिडर कर रहे हैं, वो सैंपल क्या हो, पॉपुलेशन का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हो। ठीक है, एक पार्ट हमारा ये है। तो ये पार्ट तो हमारा कहलाया सैम्पलिंग थ्योरी, इसे हम सैम्पलिंग थ्योरी में स्टडी करेंगे। अब हमने क्या किया, सैंपल कंसिडर कर लिया। सैंपल कंसिडर करने के बाद अब सैंपल क्या है, सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। अगर आप सैंपल को डिफाइन करो, टर्मिनोलॉजी की बात करें, तो सैंपल इज ए पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, सैंपल साइज होगा, सैंपल में क्या होंगी, यूनिट्स होंगी। ठीक है, तो सैंपल साइज में क्या हुआ, सैंपल साइज इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सैंपल। सैंपल में कितनी यूनिट हमने कंसिडर की हैं, इसे हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। अब आप ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या किया, पॉपुलेशन डिफाइन कर लिया और सैंपल डिफाइन कर लिया। तो यहाँ पर पॉपुलेशन के जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशंस को आप हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, और सैंपल के ऑब्जर्वेशंस को स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा।
ठीक है, ये एक नोटेशन है जो आपको मैं बता रहा हूँ। जो पॉपुलेशन की ऑब्जर्वेशंस हैं, पॉपुलेशन की वैल्यूज हैं, अगर वेरिएबल्स के टर्म्स में हैं तो उसे आप हमेशा क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सैंपल के ऑब्जर्वेशंस को हमेशा स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाएगा। तो पॉपुलेशन साइज हमने कैपिटल एन से डिनोट कर लिया, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कैपिटल एक्स से डिनोट कर लिया, सैंपल साइज हमने स्मॉल एन से डिनोट किया, सैंपल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स से डिनोट कर ली। ठीक है, तो हमने सैंपल कंसिडर किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस सैंपल में अब जो भी पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, इस पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को हमें क्या करना है, यहाँ पर एस्टिमेट करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सैंपल एनालिसिस जो होगी, सैंपल एनालिसिस पे हमने क्या करना है, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक को एस्टिमेट करना है। ठीक है, तो पहला पार्ट हो गया एस्टिमेशन। फर्स्ट पार्ट इज एस्टिमेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो डिपेंड करता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर स्टैटिस्टिकली बात की जाए तो मीन हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, वेरिएंस कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, या कोई पर्टिकुलर एट्रीब्यूट हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में हो गया एस्टिमेशन, जिसमें हम क्या करेंगे, सैंपल के बेसिस पे पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एस्टिमेट करेंगे। ठीक है, अब एस्टिमेशन में भी क्या होगा, दो पार्ट होंगे। एस्टिमेट तो हमने निकाल लिया। अब ये एस्टिमेट, सबसे पहला तो भाई एस्टिमेट कैसे निकलेगा, कैसे हम इसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया, मेथड ऑफ एस्टिमेशन। कि एस्टिमेशन मेथड क्या क्या होंगे, जैसे मैंने बताया आपको, पॉपुलेशन से आप क्या कर रहे हैं, सैंपल निकाल रहे हैं, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या है, आपके पास बहुत सारी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, है ना। सैम्पलिंग टेक्निक्स में वो पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन हमारी किस तरह की है। पॉपुलेशन अगर होमोजीनियस है तो सिंगल सैंपल के बेसिस पे हम पूरा रिजल्ट डेवलप कर सकते हैं। सैंपल अगर पॉपुलेशन अगर हमारी हेट्रोजीनियस है तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उस पॉपुलेशन को डिफरेंट होमोजीनियस पार्ट्स में, ग्रुप्स में डिवाइड करना होगा, है ना। तो ये इस तरह से हमारी सैम्पलिंग डेवलप होती है। अगर होमोजीनियस पॉपुलेशन है तो हमने होमोजीनियस पॉपुलेशन से सैंपल कंसिडर करना है, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हम कंसिडर कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को बाइफर्केट करके, स्ट्रेटिफाई करके, उसको हम क्या करते हैं, होमोजीनियस में कन्वर्ट, होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं। देन सैंपल कंसिडर करेंगे तो वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी, है ना। तो ये डिपेंड करता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जब एस्टिमेट हम कंसिडर कर रहे हैं तो एस्टिमेट निकालने के भी बहुत सारे तरीके हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में, जिसे हमने डिस्कस करना है मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में हम क्या पता करेंगे भाई, जो पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक है, यानी जो पॉपुलेशन पैरामीटर है, इसका एस्टिमेट क्या है, इसका एस्टिमेटर क्या है। एस्टिमेटर मींस सैंपल में क्या वैल्यू है। ठीक है, तो ये मेथड ऑफ एस्टिमेशन में हमें पता चला। देन हमने एस्टिमेटर्स निकाल लिए। अब हमें देखना है कि भाई कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा रिलायबल होगा, कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा प्रिसाइज होगा, कौन सा एस्टिमेटर ज़्यादा एक्यूरेट होगा, है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स में। तो ये दो पार्ट तो हो गए थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन, ये दो पार्ट हुआ थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का पार्ट। ठीक है, अब और डिटेल में जाएं तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन भी हमारा फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम पॉइंट एस्टिमेशन की बात करते हैं और इंटरवल एस्टिमेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन और प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स, ये थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन का पार्ट है। अब हमारे पास एस्टिमेटर्स तो आ गए, है ना। अब क्या होगा भाई, जो एस्टिमेटर आए हैं वो ऐसा तो नहीं है कि वो एग्जैक्ट पैरामीटर के इक्वल होंगे। जो सैंपल की एनालिसिस आप कर रहे हो, तो सैंपल की एनालिसिस और पॉपुलेशन के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो वो डिफरेंस हमें चेक करना है कि वो डिफरेंस स्टेटिस्टिकली इम्पोर्टेंट है या नहीं है, स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। उस डिफरेंस को हमें मानना चाहिए या हम उस डिफरेंस को जीरो अज्यूम करेंगे। ठीक है, स्टैटिस्टिकली अगर बात की जाए तो जो डिफरेंस है सैंपल की एनालिसिस में और पॉपुलेशन की एनालिसिस में, उस डिफरेंस को हमें चेक करना है, टेस्ट करना है कि वो डिफरेंस हमारा सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो वो पार्ट हमारा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस का पार्ट होगा।
अब वो क्या होता है उसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की। तो अब थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में जब टर्मिनोलॉजी की बात होती है, तो अभी हमने देखो दो टर्म डिफाइन की थी। एक तो डिफाइन किया था पॉपुलेशन, और दूसरा डिफाइन किया था पॉपुलेशन पैरामीटर। ठीक है। देन हम बात कर रहे हैं सैंपल। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, एंड सैंपल साइज हमने डिस्कस किया, सैंपल साइज क्या है। ठीक है। अब इसी में जैसे पॉपुलेशन के लिए क्या है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम पैरामीटर कह रहे हैं। तो सैंपल है हमारे पास, तो सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कहेंगे स्टैटिस्टिक। ठीक है। सैंपल की कैरेक्टरिस्टिक को कहा जाएगा स्टैटिस्टिक। अब डिफाइन कैसे होगा, देखिए ये तो हम सिंपली कह दे रहे हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज पैरामीटर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक। तो ये तो थियोरेटिकली हो गया। अगर मैथमेटिकली हम बात करें, तो मैथमेटिकली पैरामीटर इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। सपोज वी हैव n observations in a population, then parameter is basically generally the function of population observations। ठीक है। जैसे म्यू, पॉपुलेशन मीन की बात हो रही है, म्यू इज पॉपुलेशन मीन। तो पॉपुलेशन मीन आप कैलकुलेट करोगे, तो अगर हमारे पास पॉपुलेशन में n कैपिटल n ऑब्जर्वेशंस हैं, तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा, इस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn डिवाइडेड बाई कैपिटल N। तो यहाँ पर ये इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, समेशन आई वन टू कैपिटल एन एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, दिस इज ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस। इस तरह से लिखा जा सकता है। तो अब पैरामीटर जब मैथमेटिकली आप डिफाइन करोगे, तो मैथमेटिकली आप कहोगे भाई पैरामीटर इज ए फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। थियोरेटिकली क्या है, थियोरेटिकली है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक आप कंसिडर कर लो, स्टैटिस्टिकली कोई भी कैरेक्टरिस्टिक। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है। अब मैथमेटिकली हम डिफाइन करेंगे तो वो क्या होगा, फंक्शन होगा पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस का। अब हमने क्या किया, इन पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशन में से एन यूनिट का एक सैंपल कंसिडर कर लिया। ठीक है। तो अब नोटेशन की बात आई, भाई सैंपल हमने कंसिडर किया, तो सैंपल में ऑब्जर्वेशंस को कैसे हम डिनोट करेंगे। तो सैंपल में ऑब्जर्वेशंस को हमने स्मॉल लेटर से डिनोट किया, जैसे x1 x2 अप टू xn। हमने कहा भाई ये क्या है, हमारा एक सैंपल है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक हमने डिफाइन की, स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक इज ए स्टैटिस्टिक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल। स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सैंपल। ठीक है। अब जब मैथमेटिकली इसे डिफाइन करेंगे, तो मैथमेटिकली हो जाएगा फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक क्या हो गया, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन। जैसे मैं एक वैल्यू लिख लेता हूं, 1/n समेशन आई वन टू n एक्स आई। तो ये आप देख रहे हो, ये क्या है, इसे हम कह सकते हैं सैंपल मीन। ये मीन है, अरिथमेटिक मीन है, लेकिन किसका है, सैंपल का है। तो इसे हमने सैंपल मीन कह लिया। तो सैंपल मीन क्या हो गया, एक स्टैटिस्टिक हो गई। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक क्लियर है सबको, स्टैटिस्टिक इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। क्लियर। अब जब इन्फेरेंस की बात हो रही है, तो इन्फेरेंस में हम देख रहे हैं भाई हमारे पास क्या है, पैरामीटर है, और इस पैरामीटर को हम क्या करेंगे, सैंपल में देखेंगे कि सैंपल में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है। तो अगर पैरामीटर में कोई फंक्शन है सैंपल का, सैंपल ऑब्जर्वेशन का कोई फंक्शन है जिसे आप स्टैटिस्टिक कह रहे हो, और ये स्टैटिस्टिक इस पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज की जा रही है। डिफरेंस समझना, स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक एंड एस्टिमेटर। ओके। सो स्टैटिस्टिक हमारे पास है, स्टैटिस्टिक इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो स्टैटिस्टिक को अगर हम किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को एस्टिमेट करने के लिए यूज करेंगे, तो ये पर्टिकुलर स्टैटिस्टिक हमारा कहलाएगा एस्टिमेटर। ठीक है। स्टैटिस्टिक क्या है, स्टैटिस्टिक सिंपली हम कह सकते हैं भाई ये एमलेस है, जबकि एस्टिमेटर के पास क्या है, एक एम है। एस्टिमेटर क्या करेगा, किसी पर्टिकुलर पैरामीटर को एस्टिमेट करेगा। तो हम कह सकते हैं एस्टिमेटर इज ए स्टैटिस्टिक। एस्टिमेटर हमारा स्टैटिस्टिक हो सकता है,
लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई स्टैटिस्टिक आपको गिवन है तो वो एस्टिमेटर है, आप ये जरूरी नहीं है कि वो एस्टिमेटर आप उसे कहेंगे। ठीक है, जब तक उसको कोई एम नहीं मिलेगा उस स्टैटिस्टिक को, उस फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस से कोई पैरामीटर एस्टिमेट नहीं होगा, तब तक वो स्टैटिस्टिक एस्टिमेटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो अब जनरली हम क्या करते हैं, स्टैटिस्टिक और एस्टिमेटर्स को अल्टरनेटिवली हम यूज कर लेते हैं। जैसे हम सैंपल मीन की ही बात करें तो 1/n समेसन xi को हम स्टैटिस्टिक भी कह देते हैं और एस्टिमेटर भी कह देते हैं। अभी ये सिर्फ क्या है, अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि 1/n समेसन xi किसे एस्टिमेट करेगा, अभी मैंने सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया है। तो अभी ये 1/n समेसन एक्स आई क्या है, आपके लिए सिर्फ एक स्टेटिस्टिक है। लेकिन मैं कहूं कि 1/n समेसन एक्स आई को मैं क्या कर सकता हूं, यानी जो सैंपल मीन है, सैंपल मीन इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई। अगर मैं सैंपल मीन को क्या करूं, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए यूज करूं, तो ये 1/n समेसन एक्स आई अब क्या हो जाएगा, एक एस्टिमेटर हो जाएगा, एस्टिमेटर फॉर पॉपुलेशन मीन। अब इसके पास क्या है, एक डेफिनेट टारगेट है, एक एम है। क्या एम है भाई, 1/समेसन एक्स आई को मैं क्या कर रहा हूँ, पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, सैंपल मीन यहाँ पर अब एक एस्टिमेटर होगा। किसका एस्टिमेटर होगा, एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन। तो एस्टिमेटर क्लियर हो गया। आप चाहो तो एस्टिमेटर को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एस्टिमेटर इज ए फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। स्टैटिस्टिक में ऐसी कोई कंडीशन मैंने नहीं दी थी, स्टैटिस्टिक में डिफाइन किया था मैंने भाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैंपल और फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशन, सिर्फ इतना कहा था। एस्टिमेटर को जब डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस व्हिच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर, तो वो हमारा एस्टिमेटर हो जाएगा। अब इसके बाद बात आती है एस्टिमेट की। ठीक है, तो एस्टिमेट क्या होता है, एस्टिमेट हो जाएगा भाई पर्टिकुलर वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर। एस्टिमेटर की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू, वो क्या है, एस्टिमेट है। जैसे आपने सैंपल में कैलकुलेट किया 1/n समेसन एक्स आई कैलकुलेट किया, इसकी पर्टिकुलर वैल्यू क्या आ गई, सपोज एक्स बार आ गई। तो भाई एक्स बार हमारा क्या है, एक्स बार यहाँ पर एस्टिमेट है, और 1/n समेसन एक्स आई ये हमारा क्या है, एक स्टैटिस्टिक है। क्लियर। अब ये 1/n समेसन एक्स आई अगर मैं कहूँ भाई ये क्या करेगा, म्यू को एस्टिमेट करेगा, दैट मीन्स पॉपुलेशन मीन को एस्टिमेट करेगा, तो 1/n समेसन एक्स आई क्या हो जाएगा, फिर एस्टिमेटर भी हो जाएगा। तो एस्टिमेटर की पर्टिकुलर वैल्यू एक्स बार अगर है तो वो क्या है, उसका एस्टिमेट है। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है, डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एंड एस्टिमेटर एंड एस्टिमेट। ठीक है, तो अब मैंने बताया स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस में क्या है, हमारे पास पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने एस्टिमेट करना है, तो इसके लिए हमने क्या किया, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कंसिडर किया। ठीक है, इसकी एनालिसिस की, जो भी रिजल्ट आए उस रिजल्ट के बेसिस पे हमने ये जनरलाइज कर दिया। हमने कहा भाई यही रिजल्ट क्या होंगे, पॉपुलेशन में भी फॉलो होंगे। तो ये इस तरह की स्टडी हमारी स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस है। तो इसमें हम बात करते हैं, पहला पार्ट है थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में जब टर्मिनोलॉजी की बात होती है तो पैरामीटर तो हमने डिफाइन किया ही। पैरामीटर को अब यहाँ पे मैथमेटिकली आप डिफाइन करोगे तो ये कहोगे फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अब ऐसे भी हमें क्लियर नहीं हो रहा भाई पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी। ठीक है, फिर इसके बाद अभी हम पीछे देखो पॉपुलेशंस पढ़ के आए हैं, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं, डिस्क्रीट पॉपुलेशन है, कंटिन्यूअस पॉपुलेशन है ना। तो डिस्क्रीट पॉपुलेशन में जैसे बाइनोमियल पॉपुलेशन है। ठीक है, बाइनोमियल पॉपुलेशन को अगर सिंपल उसमें समझें तो इस तरह की पॉपुलेशन, या डाइकोटोमस पॉपुलेशन भी हम इसे कहते हैं। हमने, हमारे पास n यूनिट की पॉपुलेशन थी। ठीक है, n यूनिट्स में से हमने क्या कर लिया,
n यूनिट्स में से इस पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एक पार्ट में ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को पजेस करते हैं, तो सेकंड पार्ट में ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो उस एट्रीब्यूट को पजेस नहीं करेंगे। ठीक है, एट्रीब्यूट पजेस करने का कुछ चांस है और एट्रीब्यूट पजेस नहीं करने का कुछ चांस है। ठीक है, इसे हम p कह लेंगे, इसे q कह लेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर ही हमारा क्या है, बाइनोमियल पॉपुलेशन है। इस तरह की पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी, बाइनोमियल पॉपुलेशन हो जाएगी। सिमिलर वे में कोई ऐसी पॉपुलेशन है, ऑब्जर्वेशंस का कोई डेटा सेट है, ऐसा डेटा सेट जिसका मीन मीडियन मोड इक्वल है ना, तो वो पॉपुलेशन हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन हो जाएगी। सिमिलर वे में गामा पॉपुलेशन है, बीटा पॉपुलेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, बीटा पॉपुलेशन ऑफ सेकंड काइंड, पॉइसन पॉपुलेशन, ज्योमेट्रिक पॉपुलेशन, और हर पॉपुलेशन का क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होगा। जैसे बाइनोमियल पॉपुलेशन की बात की जाए तो बाइनोमियल पॉपुलेशन को आप एक्स एन कॉमा पी से रिप्रेजेंट करोगे। तो एन कॉमा पी मैंने बताया था, एन कॉमा पी क्या होते हैं, आपके शेप पैरामीटर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का शेप बताते हैं, शेप किस तरह का है। ठीक है, या ऐसे एन और पी क्या है, ऐसे सिंबल्स हैं जो स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स 1 - पी टू दी पावर एन माइनस एक्स। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां पर एन और पी हमारे सिंबल्स हैं जो इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये सिंबल्स भी हम क्या कह सकते हैं, ये सिंबल्स भी हमारे क्या हैं, पैरामीटर्स हैं। सिंबल्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। पॉपुलेशन स्ट्रक्चर मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या पीडीएफ ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, टू रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। ठीक, तो इस केस में जैसे अगर बाइनोमियल की बात की जाए तो x फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर्स n कॉमा p, हम कह रहे हैं पैरामीटर्स, तो n कॉमा p क्या है यहाँ पर, पैरामीटर्स हैं। इसी तरह से x फॉलोज नॉर्मल विद पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो म्यू और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पर पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर सबको समझ में आया होगा क्या है। देन हमने डिस्कस, इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है, जो इम्पोर्टेंट टर्म है, ये है पैरामीटर स्पेस। ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस की बात करेंगे तो ये होगा सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर। ठीक है, कोई भी पैरामीटर है जो किसी पॉपुलेशन किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी पॉपुलेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, तो क्या होंगी, उस पैरामीटर की स्पेसिफाइड वैल्यूज होंगी। जो भी पॉसिबल वैल्यूज हैं उन पॉसिबल वैल्यूज का कलेक्शन वो पैरामीटर स्पेस होता है। ठीक है, तो पैरामीटर स्पेस को हम कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच, इस कैपिटल थीटा, सॉरी, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल थीटा, इस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है समझिए, जैसे मैंने कहा भाई कोई पॉपुलेशन है, बाइनोमियल पॉपुलेशन है विथ पैरामीटर्स n कॉमा p। तो यहाँ पर आप देखते हो जो p है, पैरामीटर p है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 0 to 1 है, इसकी पॉसिबल वैल्यूज 0 to 1 है। तो ये क्लोज्ड इंटरवल सेट है ना। तो थीटा की बात अगर यहाँ पे करें, तो थीटा की बात हम करेंगे तो हम कह सकते हैं भाई p बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1। तो ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पैरामीटर p। तो ये पैरामीटर स्पेस हो जाएगा, पैरामीटर स्पेस फॉर पैरामीटर p। अगर इसी तरह से पैरामीटर स्पेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहें, पैरामीटर स्पेस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम कहें, तो उसे हम लिखेंगे कैपिटल थीटा इज इक्वल टू सेट, सेट ऑफ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 1। इस तरह से हम लिख लें तो ये कहलाएगा पैरामीटर स्पेस फॉर बाइनोमियल पॉपुलेशन। इसमें किसी को कोई डाउट है। इसी तरह से अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम कहेंगे भाई ये हमारा पॉपुलेशन है जिसमें दो पैरामीटर्स हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर। तो म्यू की पॉसिबल वैल्यूज यहाँ पर -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती हैं, ये ओपन इंटरवल होता है। इसी तरह से सिग्मा स्क्वायर हमारा सेमी क्लोज्ड इंटरवल होगा 0 to इन्फानाइट। तो इसका जो पैरामीटर स्पेस होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा म्यू
lies between minus infinity to infinity and sigma square greater than equal to 0 and less than infinite. तो ये हमारा क्या होगा, पैरामीटर स्पेस होगा. पैरामीटर स्पेस इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए पैरामीटर एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एच. तो पैरामीटर स्पेस सबको क्लियर है. देन इसके बाद हम डिफाइन करेंगे एस्टिमेटर. एस्टिमेटर इज फंक्शन ऑफ सैंपल observations used to estimate the parameter. ठीक है, अब ये ध्यान रखना, फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज स्टैटिस्टिक एंड द स्टैटिस्टिक विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट any parameter is known as estimator and the particular value of the estimator is known as estimate. ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में आपको ये देखना, बुक में ये डेफिनेशन वगैरह इसकी मिल जाएगी, वो आप देख सकते हो. तो क्लियर है ना, एस्टिमेटर क्लियर है सबको, क्यों? तो अब हमारा टारगेट है कि हमारे पास क्या है, बहुत सारी पॉपुलेशंस हैं. ठीक है, पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशंस में पैरामीटर्स हैं, तो उन पैरामीटर्स को हमने क्या करना है, सैंपल में एस्टिमेट करना है, उनका एस्टिमेटर फाइंड करना है. तो एस्टिमेटर क्या होगा, तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की बात करें तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में दो तरह से हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, क्या स्टडी हमें करना है. एक तो देखिए अभी ये भी होता है, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन होती है और बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेटर होती है. तो सिलेबस में बेजियन थ्योरी है, बेज एस्टिमेटर्स हैं सिलेबस में. हम्म, चलो नहीं है तो अभी देखते हैं, इसको समझ लेते हैं. थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में देखो, थोड़ा सा इसे और डिटेल में देख लें. तो एक तो है हमारी क्लासिकल थ्योरी, दूसरा है बेजियन थ्योरी. ठीक है, बेजियन थ्योरी जो बेज प्रोबेबिलिटी हमने डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड है. ठीक. अच्छा, एक चीज और रह गई है ऊपर, जब पैरामीटर की बात हम कर रहे थे ना, पैरामीटर फंक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑब्जर्वेशंस और सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन स्ट्रक्चर. ठीक है, तो इसको हम जब डिनोट करेंगे जनरल वे में, इट इज डिनोटेड बाय थीटा, स्मॉल थीटा. ठीक है, स्मॉल थीटा से हम पैरामीटर को जनरलाइज कर लेते हैं. ठीक, वो अलग बात है कि पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन पैरामीटर्स हमारे चेंज होते हैं. अगर हमें जनरल वे में थ्योरेटिकली बात करनी है, पैरामीटर हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है, तो हम कहेंगे भाई थीटा से हम क्या करेंगे, पैरामीटर को रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर. तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड बेजियन थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन. तो जो बेसिक डिफरेंस है, क्लासिकल थ्योरी में थीटा की बात हो रही है, दैट मीन्स पैरामीटर. तो थीटा इज कांस्टेंट बट अननोन. ठीक है, थीटा दैट मीन्स पॉपुलेशन पैरामीटर. तो पॉपुलेशन पैरामीटर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम मानेंगे भाई वो क्या है, हमारे लिए अननोन है, तभी तो हम उसे एस्टिमेट कर रहे हैं आगे. ठीक है, जो जब तक अननोन, जब तक थीटा अननोन होगा तभी तक थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन भी एग्जिस्ट करेगी. ठीक. तो थीटा क्या है, कांस्टेंट है, थीटा एज ए कांस्टेंट रेट होगा, लेकिन क्या है, अननोन है. बेजियन थ्योरी में थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज रैंडम वेरिएबल. ठीक है, थीटा क्या होगा इस केस में, रैंडम वेरिएबल होगा. रैंडम वेरिएबल है तो ओबियस है, साथ में अननोन भी है. ठीक. तो ये बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड
Bayesian theory of estimation. In classical theory of estimation, parameter is treated as a constant, unknown constant, whereas in Bayesian theory, theta is treated as a random variable. ठीक है, तो इस थीटा रैंडम वेरिएबल है, तो इस थीटा का भी क्या होगा, कुछ अलग से कोई डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसे आप प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हो। ठीक है, तो ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया। अब जब क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में भी हमारे पास दो पार्ट होंगे। अब जब हम एस्टिमेट की बात कर रहे थे, तो एस्टिमेट क्या हो सकता है, पॉइंट एस्टिमेट हो सकता है, यानी उसकी एक सिंगल वैल्यू हो सकती है, या फिर वो एस्टिमेट क्या हो सकता है, इंटरवल में डिफाइन हो सकता है। ठीक है, तो ये थ्योरी हम दो तरह से इसको डिस्कस कर लेते हैं, एक तो पॉइंट एस्टिमेशन, दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा, जो थीटा का एस्टिमेट होगा, ठीक है, थीटा हमारा पैरामीटर है, थीटा के एस्टिमेट को हम थीटा हैट या थीटा कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नोटेशंस है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल से नोटेशन है। पैरामीटर को थीटा से रिप्रेजेंट किया, पैरामीटर के एस्टिमेट को थीटा कैप से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो पॉइंट एस्टिमेशन में क्या होगा, थीटा कैप की वैल्यू फिक्स्ड होगी, यहाँ पर थीटा कैप फिक्स्ड होगा, एस्टिमेट हमारा फिक्स्ड होगा, एक पॉइंट वैल्यू होगी। ठीक, वहीं इंटरवल एस्टिमेशन में क्या होगा, ये थीटा कैप किसी पर्टिकुलर इंटरवल सपोज ए टू बी में लाई करेगा। यहाँ पर आप एग्जैक्टली बता दे रहे हो कि थीटा पैरामीटर का एस्टिमेट क्या है, इतना है भाई, फिक्स्ड है। जबकि इंटरवल एस्टिमेशन में आप कहोगे थीटा कैप की वैल्यू ए से बी के बीच में कोई होगी। ठीक, तो ये इस तरह की थ्योरी हमारी इंटरवल एस्टिमेशन, और जहाँ पर थीटा कैप की वैल्यू फिक्स्ड होगी, जहाँ पर पॉइंट एस्टिमेट मिलेगा, वो हमारा पॉइंट एस्टिमेशन। तो ये भी क्लियर हो गया। अब जो हमारा टारगेट है, अब देखो थीटा कैप हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, थीटा कैप यूज करेंगे या टी यूज करेंगे। ठीक है, तो ये टी हम डिफाइन करते हैं, तो टी हम कहेंगे फंक्शन ऑफ सैंपल ऑब्जर्वेशंस। तो ये हमारा क्या होगा, एस्टिमेटर होगा। ठीक है, तो अब हमारा जो टारगेट है वो है इस एस्टिमेटर को फाइंड करना। ठीक, एस्टिमेटर निकल गया, तो फिर हमें देखना होगा भाई एस्टिमेटर कौन सा बेस्ट होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज डेवलप करेंगे कि एस्टिमेटर्स की क्या होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो जब थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं, तो एस्टिमेशन थ्योरी में जो पहले हम बात करेंगे, इस पे हम फोकस करेंगे कि कैसे हम एस्टिमेटर्स फाइंड करेंगे। तो पहले होगा मेथड ऑफ एस्टिमेशन, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशंस के क्या क्या मेथड्स हैं, देन हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन में जो सबसे पहला मेथड डेवलप हुआ वो था मेथड ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, MOM भी इसे कहते हैं। सेकेंड मेथड है मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड। थर्ड मेथड है मेथड ऑफ मिनिमम वेरिएंस। फोर्थ मेथड है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। फिफ्थ मेथड है मेथड ऑफ मिनिमम पाई स्क्वायर। ठीक है, इतने मेथड होते हैं जनरली एस्टिमेशन के, जिसमें हम एस्टिमेटर्स को ड्राइव करते हैं। इन मेथड्स में क्या होगा, कुछ मेथड्स की कुछ लिमिटेशंस होंगी, ठीक है, कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस करेंगे। अब हमने क्या किया, मेथड ऑफ एस्टिमेशन से एस्टिमेटर तो फाइंड कर लिए। ठीक है, एस्टिमेटर्स यूज टू एस्टिमेट दी पॉपुलेशन पैरामीटर्स। तो पॉपुलेशन बाय पॉपुलेशन हमने क्या किया, पॉपुलेशन पैरामीटर्स के एस्टिमेटर्स हमने ये डिफरेंट मेथड्स के हेल्प से
फाइंड कर लिए। जैसे नॉर्मल पॉपुलेशन में दो पैरामीटर हैं, तो उन दो पैरामीटर्स के क्या एस्टिमेटर्स हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पैरामीटर्स हैं उनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्रिक में है, गामा में है ना। तो कौन से एस्टिमेटर्स बेस्ट होंगे, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एस्टिमेटर्स की। ठीक है, तो जो भी एस्टिमेटर सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा वो एस्टिमेटर ज़्यादा प्रिसाइज होगा, है ना, तो उसे हम ज़्यादा यूज़ करेंगे। ठीक, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर में फर्स्ट तो हुआ, फर्स्ट प्रॉपर्टी है अनबायसनेस, सेकंड प्रॉपर्टी है कंसिस्टेंसी, थर्ड प्रॉपर्टी है एफिशिएंसी। और भी कोई प्रॉपर्टी होती है? फोर्थ है सफिशिएंसी, फिफ्थ है कंप्लीटनेस। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। तो एस्टिमेशन थ्योरी में हमें ये डिस्कस करना है। अगर हम पॉइंट एस्टिमेशन की बात करें तो सबसे पहले मेथड्स ऑफ एस्टिमेशंस क्या होते हैं, देन प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स क्या होती हैं। तो इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस जनरली बनते हैं एआरएस एग्जाम में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, इससे रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लो। कोई डाउट नहीं है किसी को? तो पहले हम एक दो मेथड डिस्कस करते हैं, उससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि एस्टिमेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रॉपर्टीज ऑफ एस्टिमेटर्स को डिस्कस करेंगे, देन बाकी मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन को फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो जो फर्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ मोमेंट्स। तो अभी एक दो मिनट का मैं ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, फिर इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मेथड ऑफ मोमेंट्स क्या होता है, देखिए।
सपोज कोई रैंडम वेरिएबल है, ठीक है, इसका पीडीएफ हमें नोन है, ठीक, पीडीएफ हमें गिवन है, यानी प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर पीडीएफ पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी मैं इसे कहूँगा, ठीक है, एफ एक्स थीटा हमारा क्या है, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर है, ये डिफाइंड है, ठीक। और यहाँ पर ये हमें पता है भाई, ये थीटा क्या होगा, अननोन होगा, ठीक। अब थोड़ा सा इसे मोर जनरल वे में अगर हम लिखें, तो हमने कहा भाई एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, और सपोज इसकी जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में सपोज क्या है, के पैरामीटर्स हैं, ठीक है। के पैरामीटर्स आर थीटा वन, थीटा टू, अप टू थीटा के। तो इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन मूवमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आर एथ रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन की बात करें, तो आर एथ रॉ मूवमेंट अबाउट ओरिजिन विच इज डिनोटेड बाय म्यू आर डैश and is given by expected value of x to the power r, which is calculated by summation x to the power r into fx or इंटीग्रेशन x to the power r fx dx। तो अगर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है कि कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, जिसमें k पैरामीटर्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके रॉ मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन या सेंट्रल मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो म्यू आर डैश हमने कैलकुलेट कर लिया। अब प्रॉब्लम है भाई, थीटा वन, थीटा टू, थीटा के का एस्टिमेटर क्या होगा। तो एस्टिमेटर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सैंपल कंसिडर करना होगा। तो हमने कहा भाई लेट एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन बी अ रैंडम सैंपल of size n from fx up to थीटा वन, थीटा टू, अप टू थीटा के पॉपुलेशन। तो हमने क्या किया, इन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने के लिए इस पॉपुलेशन से एक n यूनिट का सैंपल कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो सैंपल के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, मोमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसमें हम आगे लिख सकते हैं, देयरफॉर द सैंपल मोमेंट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। तो जो सैंपल मोमेंट्स होंगे, सैंपल मोमेंट्स को एम आर डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एम आर डैश, इसकी वैल्यू होगी 1/n समेशन I1 to n xi to the power r, where r takes values 1 2 up to 1 2 3 4 जनरली हम लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है पॉपुलेशन की, उसके बेसिस पे हमने क्या कर लिया, पॉपुलेशन मोमेंट्स कैलकुलेट कर लिए। हमारी प्रॉब्लम थी थीटा वन, थीटा टू, थीटा के को एस्टिमेट हमने करना था। तो एस्टिमेट करने के लिए हमने एन यूनिट का एक सैंपल कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो इस सैंपल के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, सैंपल मोमेंट्स ड्राइव कर सकते हैं। जैसे अगर एम वन डैश हम निकालें, एम वन डैश एट आर इक्वल टू वन, तो एम वन डैश हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 1/n समेशन xi होगा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं सैंपल मीन। तो फर्स्ट सैंपल मोमेंट, फर्स्ट सैंपल मोमेंट अबाउट ओरिजिन, ये हमारा क्या होगा, सैंपल मीन होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम m2 डैश निकाल सकते हैं, m3 डैश निकाल सकते हैं, m4 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सैंपल मोमेंट्स हमने ड्राइव कर लिए। तो अब हमारे पास क्या है, k पैरामीटर्स हैं, ठीक है, k पैरामीटर पॉपुलेशन है। तो इस k पैरामीटर पॉपुलेशन में हमने क्या करना है, पैरामीटर्स को एस्टिमेट करना है। तो मेथड है भाई, हम क्या करेंगे, जो पॉपुलेशन मोमेंट्स हैं दैट इज म्यू आर डैश, इसे सैंपल मोमेंट के इक्वल करेंगे। तो म्यू आर डैश इक्वल टू एम आर डैश, इस इक्वेशन को हम क्या कर लें, सॉल्व कर लें
और टेकिंग वैल्यूज ऑफ आर 1 टू अप टू के। ठीक है, ये कंडीशन है, इक्वेशन हमने बनाई म्यू आर डैश इक्वल टू एम आर डैश अंडर द कंडीशंस दैट आर टेक्स वैल्यूज 1 टू अप टू के, दैट मीन्स आर टेक्स वैल्यूज अप टू नंबर ऑफ पैरामीटर्स। क्लियर है? तो क्या होगा, जैसे सपोज हमें क्या करना है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है। ठीक है, हमसे कहा गया भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल के बेसिस पे म्यू और सिग्मा स्क्वायर्स के मोमेंट एस्टिमेटर हमें फाइंड करने हैं। तो हमने देखा नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो हम दो इक्वेशन डेवलप करेंगे। एक, अब जो आर की वैल्यूज होंगी वो आर की वैल्यूज हो जाएगी 1 एंड 2। तो यहाँ पर आप देखोगे जो पहली इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन हो जाएगी म्यू वन डैश इक्वल टू एम वन डैश, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये होगी एट आर इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरह से एट आर इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 2 हैं, तो आर की वैल्यू क्या होगी, 1,2 होगी, तो आर इक्वल टू 2, ये सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी म्यू टू डैश इक्वल टू एम टू डैश, दिस इज इक्वेशन 2। तो अब हम देख रहे हैं भाई हमारे पास दो अननोन्स हैं, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, और दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या होगा, म्यू के लिए हम सॉल्व करेंगे और सिग्मा स्क्वायर के लिए सॉल्व करेंगे। तो इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, म्यू कैप मिल जाएगा और सिग्मा कैप मिल जाएगा। ये म्यू कैप होगा एस्टिमेटर ऑफ म्यू, और सिग्मा कैप सिग्मा स्क्वायर कैप होगा एस्टिमेटर ऑफ सिग्मा स्क्वायर। मेथड हमने अप्लाई किया है मेथड ऑफ मोमेंट्स, तो ये एस्टिमेटर्स कहलाएंगे मोमेंट एस्टिमेटर। ठीक है, इस मेथड में कोई डाउट है किसी को, कैसे हमने अप्लाई करना है मेथड? क्यों, अगर एक ही पैरामीटर एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन में तो एक ही इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन होगी r इक्वल टू 1 पे। अगर तीन पैरामीटर आइडेंटिफाई करने, तीन पैरामीटर एस्टिमेट करने हैं, तो तीन पैरामीटर एस्टिमेट करने के लिए क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस बनाएंगे। एक इक्वेशन बनेगी एट r इक्वल टू 1 पे, दूसरी बनेगी एट r इक्वल टू 2 पे, तीसरी बन जाएगी r इक्वल टू 3 पे, और इक्वेशन यहाँ से डेवलप होंगी। ठीक है, ये हुआ हमारा मेथड ऑफ मोमेंट। तो ये मेथड सबको समझ में आया? क्यों, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड मोमेंट एस्टिमेटर ऑफ थीटा व्हेन सैम्पलिंग इज डन फ्रॉम पॉइसन पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, थीटा का मोमेंट एस्टिमेटर फाइंड करना है, और हमने सैम्पलिंग कहाँ से की है, पॉइसन पॉपुलेशन से की है। ठीक, तो पॉइसन पॉपुलेशन में अगर हमने सैम्पलिंग की है तो इस तरह से हम अपने सैंपल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स आई फॉलोज पॉइसन विथ पैरामीटर थीटा फॉर एवरी आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू एन। सपोज हमने क्या किया, एन यूनिट का एक सैंपल कंसिडर कर लिया। ठीक है, फाइनाइट सैंपल हमने कंसिडर कर लिया। तो एफ एक्स आई यानी स्ट्रक्चर ऑफ पीडीएफ, ये हमें नोन होगा, ये होगा ए टू दी पावर माइनस थीटा, थीटा टू दी पावर एक्स आई अपॉन एक्स आई फैक्टोरियल, where xi takes values 0, 1, 2 and so on। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए नंबर ऑफ अननोन पैरामीटर्स या नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट इज k, दिस इज इक्वल टू 1। तो k इक्वल टू 1 है, सो वी हैव टू सॉल्व म्यू वन डैश इक्वल टू
m1 डैश, ठीक है। और m1 डैश हमें ऑलरेडी नोन है, m1 डैश इज एक्स बार। अगर हम सैंपल, हमने सैंपल कंसिडर किया है xi का, n यूनिट का हमने सैंपल कंसिडर किया है, तो m1 डैश हमने mr डैश डिफाइन किया था 1/n समेसन x टू द पावर r। तो r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो m1 डैश हमें मिलेगा, m1 डैश की वैल्यू होगी x बार। तो सिंपली हमें मिला म्यू1 डैश इक्वल टू एक्स बार, दिस इज इक्वेशन 1। तो अब हमें म्यू1 डैश फाइंड करना है, तो म्यू1 डैश होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये कैलकुलेट होगा समेसन की हेल्प से, क्योंकि पीडीएफ हमारा डिस्क्रीट है, ठीक है। तो x की रेंज है 0 टू इंफिनिटी x इंटू एफ एक्स ई टू द पावर माइनस थीटा, थीटा टू द पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे e टू द पावर माइनस थीटा, ये तो समेसन के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो समेसन से हम इसे बाहर ले सकते हैं, तो अंदर रहेगा x इंटू थीटा टू द पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब ये समेसन हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो समेसन सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे, e टू द पावर माइनस थीटा समेसन x जीरो टू इंफिनिटी x इंटू थीटा टू द पावर x अपॉन एक्स फैक्टोरियल है, जो एक्स फैक्टोरियल का एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ से x हम बाहर लेंगे तो अंदर रहेगा x माइनस 1 फैक्टोरियल। ये आपको पता है 5 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इस तरह से लिखा जा सकता है। तो यही रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, x मैंने बाहर ले लिया, तो ये x से x हमारा बैलेंस हो गया, ठीक है। तो e टू द पावर माइनस थीटा समेसन x जीरो टू इन्फानाइट, सो थीटा टू द पावर x है, तो इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ थीटा इंटू थीटा टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 फैक्टोरियल। तो ये थीटा हम बाहर ले लें, थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा, और अंदर सीरीज एक्सपेंशन करें, जीरो रखेंगे तो जीरो पे तो x माइनस 1 फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। 1 x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल इज 1, ठीक। और थीटा टू द पावर जीरो इज 1, तो फर्स्ट वैल्यू हमें मिली 1। सेकेंड वैल्यू थीटा इक्वल टू 2 पे ये थीटा अपॉन 1 फैक्टोरियल मिलेगा, देन थीटा स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, इन्फानाइट सीरीज है, ठीक है। तो ये थीटा इंटू ई टू द पावर माइनस थीटा इंटू ई टू द पावर थीटा, ये सीरीज हमारी ई टू द पावर थीटा का एक्सपेंशन है, तो ये इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब ये बेस हमारा सेम है, तो एक्सपोनेंट ऐड होगा, एक्सपोनेंट ऐड होगा तो ये एक्सपोनेंट जीरो हो जाएगा, तो ये थीटा इंटू ई टू द पावर जीरो दैट इज 1, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो म्यू वन डैश हमने कैलकुलेट किया पॉइसन पॉपुलेशन के लिए, कितना आ गया, थीटा आ गया, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये म्यू वन डैश दैट इज थीटा इक्वल टू एम वन डैश दैट इज एक्स बार, या इसको ऐसे लिख लें, एक्स बार हमारा था 1/n समेसन i1 टू n एक्स आई। तो थीटा कैप हमें मिला, दैट मीन्स एस्टिमेटर ऑफ थीटा इन पॉइसन पॉपुलेशन इज इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई। तो ये है हमारा सैंपल मीन। तो सैंपल मीन क्या हुआ, पॉइसन पॉपुलेशन में थीटा का मोमेंट एस्टिमेटर होगा, ठीक है। तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्यों, है ना। इसी में अगर हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक, फाइंड moment estimator for mu and sigma square when sampling is done from n mu comma sigma square population।
तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम में जो सैंपल हमें गिवन है, ये सैंपल हमने नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है, ठीक। तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम देख रहे हैं कितने हैं, 2 हैं, k इक्वल टू 2। तो इक्वेशन भी 2 बनेंगी, एक बनेगी एट r इक्वल टू 1, दैट इज म्यू वन डैश इक्वल टू m1 डैश, और एक इक्वेशन बनेगी म्यू टू डैश इक्वल टू m2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप म्यू वन डैश कैलकुलेट करोगे तो म्यू वन डैश होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और ये आपको पता है कितना आएगा, म्यू आएगा। इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, कैलकुलेट करके बताने की ज़रूरत है तो आप बताइए। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। नो सर। ठीक है, तो ये आपको पता है म्यू वन डैश इज म्यू, ठीक। और म्यू टू डैश आप निकालोगे तो ये आएगा म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, यही आएगा। म्यू टू डैश देखिए, जो सैंपल हमने लिया है वो नॉर्मल पॉपुलेशन से लिया है, ठीक है। तो यहाँ से वेरिएंस ऑफ एक्स, ये सिग्मा स्क्वायर होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन आप कैलकुलेट करते हो तो म्यू आता है, वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो तो सिग्मा स्क्वायर आता है। तो वेरिएंस को हम लिख सकते हैं म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, एंड म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश इज म्यू, तो ये म्यू स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखोगे म्यू टू डैश कितना आ जाएगा, म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में इसे पुट करेंगे तो म्यू इक्वल टू एक्स बार मिलेगा, यानी म्यू कैप हमें मिल गया एक्स बार, ठीक। यहाँ पे आप लिख लो फ्रॉम 1, और म्यू टू डैश दैट मीन्स म्यू स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये होगा इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू अप टू n, होगा इतना। तो यहाँ से अब हमारे पास म्यू कैप तो पता है हमें, म्यू कैप कितना है, एक्स बार है। तो ये म्यू स्क्वायर की वैल्यू, हम म्यू को हमने एस्टिमेट कर लिया ना इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में म्यू एस्टिमेट हो गया है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो सिग्मा स्क्वायर हमें मिलेगा, सिग्मा स्क्वायर मिल जाएगा 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर कैप या सिग्मा स्क्वायर हेड, एस्टिमेट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, ये हुआ 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। तो हमने देखा म्यू कैप ये क्या है, सैंपल मीन है, और सिग्मा स्क्वायर कैप हम देख रहे हैं ये है हमारा सैंपल वेरिएंस, ठीक है। ये जो टर्म है 1/n समेसन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/n समेसन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कोई डाउट है इसमें किसी को? क्यों? तो हमने देख लिया नॉर्मल पॉपुलेशन में पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेटर सैंपल मीन होता है, पॉपुलेशन वेरिएंस का एस्टिमेटर सैंपल वेरिएंस होता है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आप करिए सॉल्व, फाइंड moment estimator of alpha and beta when sampling is done from u alpha comma beta population। ये क्वेश्चन है जो होमवर्क है, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है।
कल फिर हम इसमें आगे बढ़ेंगे, कर लेंगे इसे सॉल्व। ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आप लोग। दो पैरामीटर्स हैं, दो अननोन हैं, दो इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज हमें मिलेंगी, तो वो अल्फा कैप और बीटा कैप यहाँ से मिल जाएगा। तो ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है, आप ट्राई करिएगा इसे। ठीक है, तो कल फिर हम आगे बढ़ेंगे इस पे।